हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम आईसीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 प्योर अरिथमेटिक यूनिट का रेशनल एंड इरेशनल नंबर, उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली पार्ट वाइज वीडियो आने वाले हैं, तो पहला पार्ट जो होगा उसमें हम रेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं आज? मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स, क्वांटिटीज़, ज्योमेट्री और अलग अलग जो शेप्स होती हैं उनके फॉर्म्स की साइंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम साइंस में देखते हैं हर किसी के फैक्ट, हर किसी की चीज़ के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी हम नंबर्स, क्वांटिटीज़, ज्योमेट्री, उसकी फॉर्म्स जो होती हैं शेप्स की अलग अलग, उनकी साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारी जो मैथमेटिक्स होती है उसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स में क्या आ जाता है, जिसमें हमारी देखो प्योर अरिथमेटिक आ जाता है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स आ जाती है, एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स है और कई सारी इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो आज से हम जो पढ़ने चाह रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रेशनल एंड इरेशनल नंबर, वो हमारा प्योर अरिथमेटिक में से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, इससे पहले मेरे अकॉर्डिंग और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन इंग्लिश हो, चाहे हमारी एसएसटी हो, मेरा ये मानना है कि उसके आपको एक बार टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए। मतलब सिर्फ आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो चैप्टर क्या है, किस उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, लेकिन बस मेरा ये है कि ना कि आपको उसके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको पता होना चाहिए। एक बार माइंड को ये क्लिक करवा दीजिए, उसमें सेट करवा दीजिए कि अब तुम ये चैप्टर पढ़ने वाले हो और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को हम एक बार पता कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हमको हो जाती हैं और समझने में भी आसानी रहती है कि एक बार हमारा माइंड सेट हो जाता है, अच्छा हाँ इस चैप्टर में तो हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बात करता हूँ रेशनल एंड इरेशनल नंबर में। तो बेसिकली हम सबसे पहले रेशनल नंबर्स ही पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इरेशनल नंबर्स आएंगे, उसको भी पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर रियल नंबर्स में हम जंप करेंगे। उसके बाद डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर भी देखेंगे। उसके बाद एक नया टॉपिक होगा बिल्कुल ही सर्ट्स, जो इस रेशनल और इरेशनल नंबर से ही रिलेटेड होगा। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। सो बेसिकली हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं और आज हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। You are already familiar with the system of natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and their representation on the number line. You also know that the four fundamental operations of arithmetic on them: addition, subtraction, multiplication and division. In this chapter, we shall extend our study to irrational numbers and real numbers. We shall learn the decimal expansion of real numbers as terminating, non-terminating decimal numbers, and shall explain that every real numbers can be represented by a unique point on the number line, and conversely, corresponding to every point on the number line, there is a unique real number. We shall also learn the surds and rationalization of surds and simplify the expansion by rationalizing the denominator. So हम पहले से ही फेमिलियर हैं नेचुरल नंबर से। हम जो अपने 8th क्लास तक पढ़ के आए हैं उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, बल्कि उसमें तो चैप्टर्स ही होते हैं बुक्स में, रेशनल नंबर डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है रेशनल नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर से, रेशनल नंबर से और उनके जितने भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं नंबर लाइंस पे उनसे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं 4 अपने फंडामेंटल ऑपरेशंस अरिथमेटिक के। पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब इस चैप्टर में हम अपनी पुरानी जो स्टडी है, जो हम ये सब पढ़ के आए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर्स और ये चारों ऑपरेशंस पढ़ के आए हैं, इनको ही एक्सटेंड करेंगे और मूव ऑन करेंगे रेशनल नंबर की तरफ और रियल नंबर्स की तरफ। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसमें डेसिमल एक्सपांशन भी पढ़ेंगे रियल नंबर का,
एज अ टर्मिनेटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी के अलावा हम इसमें ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि हर रियल नंबर को हम यूनिकली एक पॉइंट पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई नंबर लाइन है, हम उसके हर पॉइंट को अलग अलग बिल्कुल यूनिकली एक हर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका बिल्कुल जो कन्वर्स मैं कर दूं कि अगर कोई पॉइंट नंबर लाइन पर हमारा लाई करता है तो कंफर्म उसका एक यूनिक रियल नंबर होगा। इसको भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम जब ये सब क्लियर कर चुके होंगे तो हम पढ़ेंगे सर्ट्स। ठीक है, जो कि एक बिल्कुल अलग ही टॉपिक होगा रिलेटेड टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर। और इसके बाद सर्ट के बाद हम रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स पढ़ेंगे और जितने भी रेशनलाइजिंग होंगे डिनोमिनेटर के एक्सपेंशन को, उनको एक्सप्रेशंस को, उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी। पहले ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन से पहले ही सारे टॉपिक्स बता दिए जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसके बाद इसने भी इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया कि हमको क्या पढ़ना है और क्या हम पढ़ के आ चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, रेशनल नंबर्स। तो मैं अगर रिकॉल करूं, रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है होती है वो क्या होती है? एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इज़ कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो वो नंबर्स कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, यानी कि हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें जिसमें हमारा जो p और q दोनों ही इंटीजर वैल्यू हों और साथ में q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, अगर हमारा जो q है वो इक्वल्स टू 0 हो गया तो नंबर ही ख़त्म है। क्यों? क्योंकि अगर हम 0/1 की बात करें तो वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1/0 की बात करता हूँ तो वो हमारा इनफाइनाइट चला जाएगा। और आज तक मैथमेटिक्स में, साइंस में या अपने पूरे इतनी बड़ी जो हम स्टडी कर चुके हैं साइंस की, इस टेक्नोलॉजीज़ की, उसमें अब तक इनफाइनाइट को डिफ़ाइन नहीं कर पाए। हम बोल देते हैं कि ये चीज़ इनफाइनाइट है, लेकिन कौन जानता है कि इनफाइनाइट कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, किसी के लिए यहाँ से अमेरिका भी इनफाइनाइट हो सकता है, किसी के लिए यहाँ से स्टार भी इनफाइनाइट हो सकता है, और किसी के लिए पूरा मिल्की वे गैलेक्सी भी इनफाइनाइट हो सकता है। तो इनफाइनाइट की डेफिनेशन आज तक नहीं पूरी कंफर्म हुई है। ठीक है, तो इनफाइनाइट का तो कोई वजूद ही नहीं है ना उसकी कोई वैल्यू है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं दूसरे टर्म्स में? नॉट डिफाइंड। ठीक है, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जो बेसिक डेफिनेशन जो रही हमारी, क्या रही? वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जिसमें p और q हमारे इंटीजर्स रहेंगे दोनों ही, और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स होंगे, हम उनको रेशनल नंबर्स बोलेंगे। अब ये जो वर्ड आया रेशनल नंबर, वो हमारा रेशो से निकल के आया है। मतलब क्या हुआ कि जो रेशो हम पढ़ते हैं अपने 7th 8th में 6th में, रेशो एंड प्रोपोर्शन, वहाँ से ही निकल के आया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज अ रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो हम हर रेशनल नंबर को 2 इंटीजर के रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। या मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, अगर मेरे पास 2 इंटीजर हैं और मैं उनको रेशो की फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट रेशो इज कॉल्ड द रेशनल नंबर, या दैट एक्सप्रेशन, दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि हर इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, क्योंकि हम बेसिकली इंटीजर्स पढ़ चुके हैं कि जितनी भी हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरोस होते हैं, 0 वैल्यू होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? इंटीजर कहलाती है। अब हम उन सभी को p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा q हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। जैसे अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो मैं बेसिकली 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5/1। तो अब ये p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, और देखिए q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, q यहाँ पर हमारा क्या है? 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। सिमिलरली -7 की तरफ मैं मूव करता हूँ तो -7 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? -7/1, वेयर -7 इज इक्वल्स टू p, और 1 क्या है? हमारा q है,
और फिर वही क्या हुआ, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया और Q हमारा अभी भी 0 नहीं हुआ है जो कि 1 है। अब आई 0 की बात। 0 को मैंने बता ही चुका हूँ पहले ही कि 0 को मैं 0 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। बट अगर मैं इसको 1 अपॉन 0 कर दूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जाके हम सब कुछ क्लियर हो चुका है। रेशनल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली और आपको रेशनल नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। इसलिए हम यहाँ पर आके कह सकते हैं कि हर इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर कहलाता है। इसके बाद अगर मूव करें आगे, we know that irrational numbers do not have a unique representation in the form of P upon Q, where P and Q both are the integers and Q is not equals to 0। अब ये हम पहले से ही जानते हैं कि रेशनल नंबर्स को हमारा कोई भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे हमारा P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स हों और लिख सकते हैं, और हमारा Q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम 1 अपॉन 2 को 2 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन 6 भी लिख सकते हैं, 7 अपॉन 14 भी लिख सकते हैं और 53 अपॉन 106 भी लिख सकते हैं, और आदि काफ़ी ज़्यादा एट्सेट्रा एट्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 14 इज इक्वल्स टू 53 अपॉन 106। और अगर मैं इसको भी एक्सपेंड कर दूं तो सबका जो मैं ओवरऑल सोल्यूशन निकल के आएगा वो 1 अपॉन 2 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पर कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 2 अपॉन 4 का भी जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो भी 1 अपॉन 2 है। 53 अपॉन 106 का भी सोल्यूशन हमारा P अपॉन Q जो है वो भी हमारा 1 अपॉन 2 ही निकल के आएगा फाइनल। लेकिन P और Q की कोई यूनिक वैल्यू नहीं निकल के आ रही, क्योंकि 53 अपॉन 106 में हमारी जो P की वैल्यू है वो 53 हो चुकी है। ठीक है, और 2 अपॉन 4 में भी हमारी जो P की वैल्यू है वो 2 हो चुकी है। तो P तो भले ही चेंज हो गया ना, P वहाँ पर हमारा 53 था और यहाँ पर हमारा 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इनफैक्ट दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। वही बात मैंने कही कि ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, जिन सब की वैल्यू हमेशा 1 अपॉन 2 ही निकल कर आएगी। फिर भी इफ़ वी राइट अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, then among the infinitely many rational numbers equivalent to 1 upon 2 we choose 1 upon 2 to represent all of them on a number line। तो एग्जाम्पल वो 1 अपॉन 2 ही का ही लेके चल रहा है, इसको आगे इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है कि हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका तो है नहीं है जो यूनिक रिप्रेजेंटेशन कर सकें। फिर भी अगर हम रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना चाहें, जहाँ पर हमारा P और Q जो है वो दोनों इंटीजर हो और Q की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल ना हो और P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 तो हर किसी का कॉमन फैक्टर है। जो नंबर हमारे प्राइम है, चाहे हमारे कंपोजिट हुए, चाहे होल नंबर हुए, चाहे हमारे नेचुरल नंबर हुए, सबका जो कॉमन फैक्टर है वो तो 1 है ही। ठीक है, तो 1 को हम नहीं लेके चलेंगे, 1 तो हमारा एक्सेप्शनल रहेगा, लेकिन हमारा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे जितने भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बन रहे हैं वो सब किसके इक्वल होंगे, 1 अपॉन 2 के इक्विवेलेंट होंगे, और हम उसको 1 अपॉन 2 को चूज़ करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, जो कि हमारे सारे जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे जो कि 1 अपॉन 2 के इक्विवेलेंट है उन सबको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ होगा। Thus, a rational number can be uniquely expressed as a P upon Q, where P and Q are both integers, Q is not equals to 0 and P and Q have no common factor except 1, that is P and Q are co-prime। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली जो ऊपर जो डेफिनेशंस थी हमारी, जो हमने फैक्ट देखा था उसी को डिफाइन कर दिया है और उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है और इटैलिक में लिख दिया है, रिपीटेशन कर दिया है बस ऊपर वाली लाइन का। एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं कि वही एक रेशनल नंबर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, जिसमें हमारा P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे और Q कभी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, जिसमें हमारे P और Q क्या होंगे, कॉमन फैक्टर नहीं होंगे एक्सेप्ट 1। ठीक है, इसीलिए जो हमारा P और Q है वो कोप्राइम होंगे, क्योंकि बेसिकली हम लास्ट की जो अपने एकेडमिक है उसमें भी हम पढ़ चुके हैं कोप्राइम क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं, जो कि हमारा 1 ही होता है। 1 बेसिकली क्या है, कोप्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दूसरी फॉर्म में लोएस्ट टर्म्स, सिंपलेस्ट फॉर्म और इररिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, ये जो हमारी फॉर्म निकल के आती है P अपॉन Q, इसको हमारे जो दूसरे नामों से हम जान सकते हैं लोएस्ट टर्म्स,
और सिंपलेस्ट फॉर्म और इररिड्यूसिबल फॉर्म। अब इसके साथ साथ कुछ रिमार्क्स आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला रिमार्क रहेगा वो क्या है, सिंस द डिवीजन बाई जीरो इज नॉट अलाउड, 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट अलाउड। वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो डिवीजन है जीरो का वो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/0 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये देखिए पहली चीज़ P/Q की फॉर्म को भी नहीं बना रहा है। ठीक है, हमारा P/Q क्या था, इंटीजर है भले ही, लेकिन Q नॉट इक्वल्स टू 0 भी था कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो है वो ये भी है कि Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जो 0 है वो इक्वल हो गया, मतलब Q है वो हमारा 0 के इक्वल हो गया, जिसकी वजह से हमारा ये रेशनल नंबर नहीं है। और दूसरे शब्दों में हम क्या करें कि जो हमारा 0 का रेसिप्रोकल होता है वो कभी भी अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी क्या कहलाता है, नॉन डिफाइंड वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू कहलाता है। इसके बाद अगर हम सेकंड रिमार्क की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या है, व्हेन वी राइट अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P and Q belongs to integer and Q is not equals to 0, usually we take Q is greater than 0 while P may be negative, positive और 0। तो उसमें जो सेकंड रिमार्क है, भले ही हमारा रेशनल नंबर जो है हम उसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें हमारा P और Q इंटीजर वैल्यू को बिलोंग करता है और जो Q है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, Q की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0 ही लेके चलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा P क्या होता है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन Q हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम क्या होगा, वो 1 ही होगा, क्योंकि 0 जहाँ पर आएगा वो हमारी रेशनल नंबर की कंडीशन को ख़त्म कर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको सेकेंड रिमार्क भी क्लियर होगा। इसके बाद जो अगर हम थर्ड रिमार्क की तरफ मूव करते हैं वो क्या है, two rational numbers A/B and C/D are called equal, written as A/B is equals to C/D if and only if AD is equals to BC। तो किसी भी दो रेशनल नंबर हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल A/B एंड सेकेंड वन इज C/D, हम उन दोनों को तभी इक्वल बोल सकते हैं, या फिर हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं A/B is equals to C/B इफ़ एंड ओनली इफ़ AD इज इक्वल्स टू BC। मतलब अगर मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, वो दोनों इक्वल आ जाएं, तभी हम क्या कह सकते हैं कि जो दो रेशनल नंबर्स हैं वो दोनों हमारे इक्वल हैं, जिनको हम A/B इज इक्वल्स टू C/D की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो होपफुली गाइज आपको ये तीनों रिमार्क्स क्लियर होंगे। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं रेशनल नंबर की। Recall the representation of natural number, whole number, integers and rational numbers on the number line. Let L be a straight line which extend endlessly on both sides. Make the positive directions to the right by an arrowhead. Take a point O on L and label it 0. Next choose another point, say A, on L toward the right of O and label it 1. Thus the point O and A represent the numbers 0 and 1 respectively. The length of the segment OA represent unit length. Now mark point on L to the right of A at unit length intervals and label these 2, 3, 4 and so on. Similarly mark points on I to the left of O at unit length intervals and label them -1, -2, -3, -4 and so on, shown in figure 1.1. सो अगर हम अपने नेचुरल नंबर, जो होल नंबर पढ़े हमने, इंटीजर्स पढ़े, रेशनल नंबर्स पढ़े नंबर लाइंस पर, उसको अगर हम रिकॉल करें तो बेसिकली क्या था, हम एक L स्ट्रेट लाइन ले लेते थे जिसको हम एंडलेसली, मतलब दोनों तरफ से एक्सटेंड कर देते थे। कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी कि फिक्स हमारा कोई लाइन सेगमेंट नहीं थी। ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट में यही फ़र्क होता है कि लाइन क्या होती है हमारी, एंडलेसली दोनों डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं हम उसको, है ना, कि कितना भी हम आगे बढ़ा दें हमें को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी वो क्या कहलाएगी, लाइन कहलाएगी। लेकिन लाइन सेगमेंट होती है वो हमारी फिक्स होती है, उसके दोनों एंड्स हमारे फिक्स होते हैं, उनकी पोजीशन, उनके पॉइंट्स जो होते हैं वो दोनों फिक्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंडलेसली दोनों तरफ से बढ़ा देंगे और हम उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मार्क कर देंगे, राइट साइड की तरफ एरो हेड लगा देंगे और उसमें हम एक पॉइंट O लेंगे L लाइन पर और उस पर 0 मार्क कर देंगे। ठीक है, 0 लेवल दे देंगे। अब क्या करेंगे, हम एक दूसरा पॉइंट लेंगे जिसको हम A बोल रहे हैं, हम उसको O के राइट हैंड साइड पर लेंगे और उस पर हम
1 लेवल को मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमारा 0 और A हुआ वो क्या करेगा, एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 0 और 1 को, ठीक है। और जो लेंथ होगी हमारी सेगमेंट OA की, वो हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसकी लेंथ को, ठीक है, एक यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। साथ ही जो हमने इसके राइट हैंड साइड में A को मार्क कर लिया, ठीक है। और अगर हम इसी मार्क को हर यूनिट इंटरवल के साथ बढ़ाते जाएं 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो हमारे को एक क्या मिलेगी, एक पॉइंट्स हमारे मार्क हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं उन पॉइंट्सों को उस O के लेफ्ट हैंड पे मार्क करता हूँ सेम यूनिट लेंथ पर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, तो हमारा क्या कहला जाएगा, पूरा ये एक नंबर लाइन बन जाएगी, जो कि हमारी फिगर 1.1 में दी हुई है, ठीक है। इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि एवरी इंटीजर हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ओनली 1 पॉइंट ऑन द लाइन L। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर इंटीजर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पर, ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। चाहे वो कोई भी लाइन हो, अगर हम इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हर इंटीजर को हम सिर्फ एक ही पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट मूव करते हैं, वी कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द लाइन L, टेक 1/2 ऑफ द यूनिट लेंथ एंड मार्क पॉइंट ऑन L ऑन बोथ साइड्स ऑफ O। These points will represent the numbers 1/2, 2/2, 3/2 and -1/2, -2/2, -3/2 as shown in figure 1.1। अगर मैं रेशनल नंबर जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ लाइन पर, जो L है हमारी, तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमने फॉर एग्जांपल टेक 1/2 लिया यूनिट लेंथ का और हमने उसको लेबल कर दिया दोनों तरफ। देख सकते हैं आप इस फिगर में हमने 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस के 1/2 को मार्क कर दिया और राइट हैंड साइड पे 1/2 को मार्क कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसी पूरी फिगर में 1/2, -1/2, 2/2, 3/2, -2/2, -3/2 को भी मार्क किया है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली टेक 1/3 ऑफ द यूनिट लेंथ एंड मार्क पॉइंट ऑन L ऑन बोथ साइड्स ऑफ O। These points will represent the numbers 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 and -1/3, -2/3, -3/3, -4/3 and so on भी मार्क कर दिया है। क्या कि अगर मैं इसी तरीके से जैसे 1/2 लिया है, अगर मैं इसको 1/3 लेता हूँ और हर यूनिट लेंथ पर उसको मार्क करता हूँ लाइन L पर दोनों तरफ, -1/3, 1/3, 2/3, -2/3, 3/3, -3/3, 4/3, -4/3 को मार्क करता हूँ। फिगर में देख सकते हैं आप, क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो इन जो हमने अभी तक डिस्कस किया इस पूरे टॉपिक में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, उसमें हमारा जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि हर रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पर, ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। तो इसको मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है इस टॉपिक का कि एवरी रेशनल नंबर हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ओनली 1 पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कोई भी हमारा जो रेशनल नंबर होगा वो हमारा नंबर लाइन पर, एक ही नंबर लाइन पर किसी 2 पॉइंट पर कभी भी लाई नहीं कर सकता, वो हमेशा यूनिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है। सो गाइस, यहाँ तक आपको रेशनल नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर नंबर लाइन पर वो सब पूरा क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। तो जो हमारी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारा पूरा रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है, पूरा जो सिस्टम है, उनको जो होल्ड करती है, उनको जो बाइंड अप करती है, वो क्या है। पहली प्रॉपर्टीज़ जो है, इफ़ ए बी आर एनी 2 रेशनल नंबर्स देन a + b इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, क्या है कि अगर a और b कोई 2 रेशनल नंबर्स हैं, अब रेशनल नंबर क्या है, मतलब बेसिकली जो ए बी है वो हमारा क्या है, P/Q की फॉर्म में है और Q इसमें हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। दोनों ही नंबर A और B, ठीक है। ये अब क्लियर हो चुका होगा कि जहाँ भी रेशनल नंबर की बात होगी
भले ही उसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर रहे हो, लेकिन वो अंडरस्टूड होगा कि रेशनल नंबर जहाँ आ रहा है वो हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा a और b कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, अगर मैं उन दोनों का सम करता हूँ तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो रेशनल नंबर हैं दिए हुए हैं, अगर मैं उन दोनों का सम करता हूँ तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा वो भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल a जो है यहाँ पर 1/3 है जो कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और q भी हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है। सिमिलरली b जो है वो भी 2/7 है। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, LCM लेके सॉल्व करता हूँ, जो कि हमारा 21 LCM निकल के आएगा, और 3 7 या 21 होता है और ऊपर 7 आ जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। आपको सबको LCM लेना तो आता ही होगा। तो जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया, इसमें जो हमारा रिजल्ट निकल के आया वो क्या है, 13/21। अब देखिए 13/21 भी क्या है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और हम जो हमारा q है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। सो मेरे ख्याल से आपको पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ मैं मूव करता हूँ। इफ़ a b आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन a माइनस बी ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा एडिशन को फॉलो कर रहा है, सिमिलरली वो सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करेगा। कि अगर a और b कोई दो रेशनल नंबर्स हैं हमारे, तो हमारा उन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/3 ही एग्जाम्पल लिया है a, और 2/7 जो b है हमारा, उन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 1/21 निकल के आएगा। अब 1/21 जो है वो हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्लियरली विजिबल हो रहा है, और साथ ही q है वो हमारा 21 है, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो क्या कह सकते हैं हम, ये भी एक हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मैं मूव करता हूँ। इफ़ a एंड b आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन a इंटू b इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। मतलब कि अगर हमारे दो रेशनल नंबर्स हैं a एंड b, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। सिमिलरली वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, a हमारा 1/3 चलता आ रहा है और b हमारा 2/7 चलता आ रहा है। उन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो हमारा 2/21 आंसर आएगा, जो कि हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और q हमारा 21 के इक्वल है, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 2/21 है वो रेशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद में अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ मैं मूव करता हूँ, तो इफ़ a b विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन a अपॉन b इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/3 प्लस 1/27 इज इक्वल्स टू 7/6। मतलब कि अगर a और b हमारे कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, और अगर मैं उन दोनों का डिवीज़न लगाता हूँ, तो हमारा जो डिवीज़न आएगा, जो हमारा कंक्लूजन आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, वो भी हमारा रेशनल नंबर आएगा। बस इसमें जो गौर करने वाली बात है, यहाँ पर हमारा जो b होगा वो कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा a है वो 1/3 है, b 2/7 है। उन दोनों का मैं जब डिवीज़न करता हूँ तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो 7/6 आता है। तो इससे हमारा क्या निकला कि जो 7/6 है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और q हमारा 6 है, जो कि हमारे 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो 7/6 है वो एक रेशनल नंबर है। इन चारों प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से हमारा क्या कंक्लूजन निकला, द सिस्टम कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर ऑल द फंडामेंटल 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्ट डिवीज़न बाई 0। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकला कि हमारे रेशनल नंबर्स का जो पूरा कलेक्शन है, जो पूरा सिस्टम है, वो हमारा चारों के चारों जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं अरिथमेटिक के, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, उन सब में लाई करता है, उन सब के अंदर आ जाता है। ठीक है, उन सबको बिलोंग करता है। सिर्फ किसको एक्सेप्ट करके, किसको छोड़ के, डिवीज़न बाई 0। ठीक है, ये जो डिवीज़न होता है उसमें हम डिवीज़न बाई 0 भी पढ़ते हैं। उस टॉपिक में जो हमारा जो सब टॉपिक होता है उसको छोड़ के हमारा जो डिवीज़न है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, उन सब में लाई करता है। मतलब अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करें तो हमारा जो चारों में ही रिजल्ट निकल के आएगा अलग अलग, वो चारों ही हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद में अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ मूव करता हूँ तो वो क्या कहलाती है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑर्डर्ड, दैट इज इफ a b आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन आइदर a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल्स टू b। ठीक है,
कि जो हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर हमारा कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं तो या तो वो हमारा a इज़ लेस देन b हो सकता है, चाहे वो a इज़ ग्रेटर देन b हो सकता है, या फिर हो सकता है a और b दोनों इक्वल हों। ठीक है, तो वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म को बिलोंग करता है पर्टिकुलर, जिसमें हमारी वो कोई भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, चाहे वो a लेस देन हो b से, a ग्रेटर देन हो b से, या फिर a और b दोनों इक्वल हों। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी की तरह और लास्ट प्रॉपर्टी की तरह जो मूव करता हूँ वो क्या है, इफ़ a b आर एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स देन a प्लस b अपॉन 2 इज़ अ रेशनल नंबर एंड इट लाइज बिटवीन दैम। दैट इज इफ a इज़ लेस देन b then a plus b upon 2 is less than a and greater than b. Continuing this process, we find that there are infinite many rational numbers between two different rational numbers. अगर मैं a और b दो रेशनल नंबर्स दिए हैं, अलग अलग डिफरेंट रेशनल नंबर्स हैं, और उनका मैं एवरेज निकालता हूँ, है ना, a प्लस बी अपॉन 2 कर देता हूँ, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। और ख़ास बात ये है कि वो जो हमारा एवरेज निकल के आएगा a प्लस बी अपॉन 2, वो हमारा इन दोनों रेशनल नंबर्स, जो अलग अलग रेशनल नंबर्स लिए हैं a और b, उनके बीच में ही लाई करेगा। मतलब a प्लस बी अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो a से ग्रेटर होगी और b से लेस होगी। अगर मैं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहूँगा तो हमको काफ़ी सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, मैनी रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, जो कि हमारे सिर्फ दो नंबर के बीच में लाई करेंगे। जो दो हमने डिफरेंट रेशनल नंबर्स लिए हैं उनके बीच में लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे वही हमारा जो 1/3 और 2/7 चलते हुआ आ रहा है, उनका मैं एवरेज लेता हूं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो 13/42 निकल के आता है, जो कि देखिए p/q की फॉर्म में है, और जो q है हमारा 42 है, जो कि इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, जो कि हमारा 1/3 और 2/7 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ कैसे लाई करेगा, तो देखिए अगर मैं 1/3 का डिवाइड लगाऊँ और 2/7 का डिवाइड लगाऊँ, वो जो आंसर निकल के आएगा, और साथ में अगर मैं 13/42 का डिवाइड लगाऊँ तो देखिएगा 1/3 और 2/7 का जो डिवीज़न होगा उनके बीच में ही 13/42 का जो डिवीज़न होगा वो लाई करेगा। ठीक है, इससे हम ये भी प्रूफ कर लेंगे कि जो ये लाइन कह रहा है, इट लाइज बिटवीन दैम, दैट इज a प्लस बी अपॉन 2 इज़ लेस देन a एंड ग्रेटर देन b। तो यहाँ तक हमारे चारों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ और दो हमने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जो थी उसकी वो डिस्कस करी। इन टोटल हमने 6 प्रॉपर्टीज़ जो थी रेशनल नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस किया। सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको हर चीज़ इस वीडियो की समझ में आई होगी। आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा, रेशनल नंबर देखे, रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद हमने जो रेशनल नंबर की जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनको डिस्कस किया। ठीक है, आज हमने पूरा थ्योरेटिकल देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसको एग्जाम्पल्स देखेंगे सारे इस टॉपिक के, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सेम यही प्रोसेस हमारे पूरी प्लेलिस्ट में रहेगा। तो होपफुली आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपको सब चीज़ क्लियर होगी। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना, एक छोटे से टॉपिक में भी अगर एक छोटी सी लाइन में भी डाउट रहता है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं हर बच्चे का रिप्लाई दूंगा और उसके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं या जिनको ये लगता है कि थोड़े शाई नेचर के हैं और जो हम नहीं चाहते कि कमेंट करें, तो आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दी है, आप वहाँ पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए 9th क्लास में बच्चे अभी छोटे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो पेरेंट्स होते हैं वो इवन फ़ोन तक अलाउड नहीं करते। लेकिन अब जो हमारी एरिया है, हमारा जो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अब क्या है, हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी वो इतनी बढ़ चुकी है कि ऑलमोस्ट अब एक 5th क्लास का बच्चा, और 5th तो बहुत दूर की बात है, अब तो एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी मोबाइल यूज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, खासकर अकाउंट्स पर, सोशल मीडिया से दूर रखते हैं। इसलिए हमने आपके लिए एक जो अपना डिजिटल विद्यापीठ का ही दूसरा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है
उसको भी जारी किया है और आपके लिए प्रोवाइड कराया है। फेसबुक का ऑप्शन रखा है, वो भी मैंने आपको आईडी मैंने आपको शेयर कर दिया है। सो प्लीज़ मेरी आपसे यही पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डाउट मत रखिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितने डाउट्स रखेंगे लास्ट क्लासेस के, उनका नुकसान आपको फ्यूचर में होगा। तो प्लीज़ मैथ से मत डरिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैथ से मत डरिए। मैथ एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर।